मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने प्राचीन इतिहास के कुछ स्रोत के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इसका पूरा स्रोत बताना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि इसको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। मित्रों, इतिहास के स्रोत जानने से पहले हम यह जान लें कि इतिहास क्या है। और मित्रों, इतिहास क्या है इसको जानने से पहले आप मेरे सोमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, अब हम बात करेंगे इतिहास क्या है। तो इतिहास वैसी बीती हुई बात जिसका कोई लिखित साक्ष्य हो, वैसा बीता हुआ बात जिसका कोई लिखित साक्ष्य हो, उसे इतिहास कहते हैं। मित्रों, इतिहास की खोज इतिहासकारों के द्वारा किया गया। जब इतिहासकारों ने इतिहास के बारे में उसके साक्ष्य के आधार पर उसकी वर्णन किया, लिखा, तो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास वैसे काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य है। यानी इससे यह पता चलता है कि इतिहास जब से शुरू हुआ है तब से लेखन क्रिया शुरू है, यानी लेखन का आविष्कार हो चुका था, यानी भाषा का निर्माण हो चुका था। मित्रों, इतिहास के बारे में भी बहुत सारी बात है। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग है। फिर वो जब इतिहास की बात बताएंगे मित्रों तो उसमें बताएंगे, लेकिन बस अभी इतना याद रखना है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो वैसी बीती हुई बात जिसका कोई लिखित साक्ष्य है। मित्रों, आप इस परिभाषा को जरूर लिख लेंगे, इसको याद करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मित्रों, तो मैंने बताया कि इतिहास किसे कहते हैं, तो वैसी बीती हुई बात जिसका कोई लिखित साक्ष्य है। तो मैंने बताया मित्रों कि उसे इतिहास कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य है, उसे इतिहास कहते हैं। और मैंने ये बताया कि इसका यह मतलब भी हुआ कि उस वक्त तक भाषा का निर्माण हो चुका था और इसकी खोज जो है इतिहासकारों ने किया। लेकिन इसके पहले भी एक इतिहास है मित्रों, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं, या उसी को हम लोग प्राक इतिहास भी कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक इतिहास क्या है या प्राक इतिहास क्या है? तो प्रागैतिहासिक इतिहास कहने का अर्थ होता है मित्रों, वैसी बीती हुई बात जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। वैसी बीती हुई बात जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसका कहने का यह मतलब हो गया मित्रों कि उस वक्त तक भाषा का निर्माण नहीं हुआ था। अगर हुआ भी होगा तो वो भावात्मक हो रहा होगा, या जिसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसका कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है। हाँ, उसको पुरातत्वविदों द्वारा, भूगोल शास्त्रियों द्वारा, जिसने धरती की खोजाई की, पर्वतों की, कंदराओं की खोजाई की, जिसने उसका अध्ययन किया, स्टडी किया, और उसमें कुछ ऐसे प्रमाण निकले जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई समाज था या कोई लोग थे या कुछ था। जो वो इनिशियल पॉइंट, यानी जब इंसान धरती पे समाज के रूप में बसना शुरू किया, माने जब वो आया, बसा, तो उसे हम लोग क्या कहें, एज लाइक आप आदि मानव समझ सकते हैं मित्रों। तो प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव हो सकते हैं जिसको लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं आते थे। वो मुख्यतः शिकार पर डिपेंड रहते थे, शिकार पर निर्भर रहते थे। उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि वैसी बीती हुई बात जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसकी खोज भूगोलवेताओं द्वारा, भूगोल शास्त्रियों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा खोज किया गया हो। धरती के खनन या धरती के उत्खनन या धरती से शोध करके उसको पता किया गया हो कि हाँ, यहाँ पे आरंभिक काल में आदि मानव या उसकी कोई सभ्यता थी। जो आदि मानव थे मित्रों, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं पाषाण काल को। यानी जो पाषाण काल हुआ था, आप जान रहे मित्रों, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, न पाषाण काल, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बस समझिए कि जो सबसे आरंभिक बात है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास में करते हैं। तो पहला मित्रों मैंने बताया कि इतिहास किसे कहते हैं, दूसरा बताया मैंने प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं। तो प्राक इतिहास किसे कहते हैं मित्रों? तो प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच के भाग, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया मित्रों? तो जब धरती पे आदि मानव रहते थे जिनका कोई समाज नहीं था, वो धरती पे समाज बनाना आरंभ किए होंगे संभावना में मित्रों। तो वो प्रागैतिहासिक काल है जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, उनको कोई इतिहासकार ने खोज नहीं किया बल्कि पुरातत्वविदों लोगों ने खोज किया। और दूसरा हो गया इतिहास जिसकी
जिस वक्त भाषा का निर्माण हो चुका था, जिसका कोई लिखित साक्ष्य है, उस दोनों के बीच के काल को हम लोग आद्य इतिहास कहते हैं। आद्य इतिहास कहते हैं मित्रों। तो आद्य इतिहास क्या हो गया? जिसके बारे में वर्णन नहीं है, जिसकी भाषा तो है लेकिन वो किस भाषा में लिखा हुआ ये पता नहीं है, यानी भाषा है लेकिन भाषा के बारे में पता नहीं है, जिसका इतिहास और साक्ष्य तो पता चला है लेकिन उसके बारे में सही से पता नहीं है। प्राचीन इतिहास है, जैसे में सिंधु घाटी सभ्यता, और भी बहुत सारे ऐसी सभ्यताएं हैं मित्रों उस ज़माने के, जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, हम बताएंगे आगे की क्लास में बताएंगे, है ना। लेकिन एग्जाम्पल में मैंने एक बताया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, उनकी भाषाएं तो है, भावात्मक भाषाएं बताया गया है, कि उनकी चित्रात्मक भाषा बताया गया है, कि उसके बारे में अभी तक बहुत सारी भाषा, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अभी लोगों को पता नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों के पुरातत्वविदों लोगों ने खोज किया और उसमें साक्ष्य निकला कि यहाँ नाला था, यहाँ सर था, ये सब हमारे आद्य इतिहास में आते हैं मित्रों। तो इतिहास किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित साक्ष्य है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जब आदि मानव धरती पे आना आरंभ किया, मैंने समाज बनाना आरंभ किया हो, समाज में रहना आरंभ किया हो, या आदि मानव के बारे में हो गया। और आद्य इतिहास किसे कहा गया मित्रों? जो हमारा ऐसा सभ्यता, ऐसा समाज, ऐसा समय जिसके बारे में हमें पता नहीं, उत्खनन या पुरातत्वविदों के द्वारा साक्ष्य में आया, लेकिन उसके भाषा के बारे में, भाषा तो है, कई जगह उसकी भाषाएं मिला, प्रमाणिकता हुआ, लेकिन वो भाषा क्या है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब मित्रों हम जान गए कि इतिहास किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्राक इतिहास किसे कहते हैं, आदि इतिहास किसे कहते हैं, ये सब जाने मित्रों। आपको एक बात छोटी सी और बता देते हैं मित्रों, इतिहास एक ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा से बना हुआ है मित्रों। इतिहास का मतलब होता है वैसी बीती हुई बात जिसका कोई लिखित साक्ष्य हो। अब चलेंगे मित्रों प्राचीन इतिहास के स्रोत, कि प्राचीन इतिहास था तो हमारा इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, यानी इतिहास था तो इतिहास के बारे में हम कैसे जाने। स्रोत करने का मतलब होता है किन किन बातों से, कहाँ कहाँ के तथ्यों से, कौन कौन जानकारियों से, किन किन बातों से हमें यह पता चला कि हमारा इतिहास यह था। तो हम लोग बात करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत मित्रों मुख्यतः दो प्रकार से पाया गया। उनके प्राचीन जो इतिहास थे, हमको दो स्रोत ऐसे प्राप्त हुए जिनसे पता चला कि हाँ हमारे प्राचीन लोग, हमारे पूर्व में लोग, हमारे पुराने लोग ऐसे थे, आदि लोग ऐसे थे। तो कैसे थे मित्रों? तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में दो स्रोत ऐसे प्राप्त हुए, जैसे पहला साहित्य का साक्ष्य मिला, यानी साहित्य समझ गया मित्रों, और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्य तो मित्रों आप समझ गए कि हमारे यहाँ सब बहुत सारे धर्म ग्रंथ, किताब, उपनिषद, वेद, पुराण, अरण्यक आदि ग्रंथ, बुक मिले, कई प्रकार के बुक मिले, बहुत सारे कहानियों की किताब मिले, जिससे पता चला कि हाँ हमारे प्राचीन समय में लोग ऐसे थे, हमारी सभ्यता ऐसी थी, हमारे यहाँ यह रीति रिवाज था, हमारे यहाँ यह खान पान था, हमारी यह बोलचाल थी, हमारी यह भाषा थी, यह परंपरा थी, यह रूढ़िगत परंपरा है, यह धार्मिक परंपरा है, जो हमें धार्मिक शास्त्र से मिला। दूसरा मित्रों हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों, कि हमारे धरती के खनन से जो भी इतिहासकार या पुरातत्वविद लोग या भूगोलवेता लोग, जो भी पुरातात्विक लोग खोज किया, उसमें बहुत सारा अभिलेख मिला, मोहर मिला, सिक्के मिले, प्राचीन खिलौने, पत्थर के समान, लकड़ी के समान, या केस बाल या खेती का प्रमाण आदि जो भी चीज़ मिला मित्रों, वो सब पुरातात्विक विदों के साक्ष्य मिले। तो इस प्रकार पता चलता है मित्रों कि हमारे प्राचीन समय में लोग किन किन चीज़ों का वर्णन, किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे, कैसे करते थे, और साहित्य से यह पता चला कि हमारे यहाँ कौन कौन सी भाषाएं थी, हमारे लोग कौन कौन से विधि विधान को मानते थे, कैसे कैसे उनका जीवन शैली था, वो उनका रहन सहन कैसा था, उनका बोलचाल कैसा था, उनका क्या खान पान था, वो किसी कार्य को कैसे करते थे। तो मित्रों अब हम बात करेंगे आगे, बात करेंगे मित्रों कि हमारा जो प्राचीन इतिहास के स्रोत है, तो स्रोत में दो प्रकार के स्रोत पाए गए, पहला साहित्य साक्ष्य, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। अब मित्रों तीसरा हमारा विदेशी यात्रा। तो ये इतिहास के सब स्रोत है, पहला साहित्य इतिहास, दूसरा पुरातात्विक इतिहास, तीसरा विदेशी यात्रा। तो विदेशी यात्रा से भी मित्रों हमें यह पता चलता है कि विदेशी यात्रा में बहुत बार जो है यहाँ पे विदेशी व्यापारी लोग, विदेशी शासक लोग, या व्यापारी या शासक या घूमने वाले लोग आया जाया करते थे, जिससे यहाँ पे बहुत सारे विद्वानों ने आया, बहुत सारे लोग आए, जिससे उनको यहाँ की संस्कृति,
यहाँ की परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की रूढ़िवादिता, यहाँ की प्राचीन बातें, सब की जानकारी मिली है। और उनसे हमें जानकारी मिला कि उनका रहन सहन क्या है, उनका पहनावा ओढ़ावा क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका बोल चाल क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है। इस प्रकार भी हमारे इतिहास के सांस्कृतिक स्रोतों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: साहित्य साक्ष्य के द्वारा, विदेशी यात्रा के द्वारा और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा। अब बात करेंगे, पहले मित्रों हम लोग पहले बात कर लेते हैं साहित्य साक्ष्य के बारे में। पहले बात कर लेते तो उसके बाद विदेशी यात्रा पर चलेंगे, उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य पे चलेंगे। तो पहले बात करते हैं मित्रों साहित्य साक्ष्य के बारे में। तो साहित्य साक्ष्य भी 2 प्रकार के हुए मित्रों, साहित्य साक्ष्य भी 2 प्रकार के हुए। एक आपका हो गया धार्मिक साहित्य, एक हो गया आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा हो गया लौकिक साहित्य। तो साहित्य साक्ष्य में क्या क्या मिला मित्रों? साहित्य कहने का मतलब होता है मित्रों, एक छोटा सा पता है साहित्य का अर्थ क्या होता था। तो लोग अनुमान लगाते हैं कि साहित्य का अर्थ होता है जो समाज के हित में हो, है ना, तो साहित्य उसको कहते हैं। लेकिन मित्रों चलो अब हम जानेंगे कि साहित्य की जो भी मिला, वो साहित्य जो ग्रंथ जो भी मिला उसमें कितने प्रकार के साहित्य थे। तो 2 प्रकार के, एक धार्मिक साहित्य थे और दूसरा लौकिक साहित्य थे। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या मिले मित्रों? तो धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के मिले। एक मिले क्या? ब्राह्मण साहित्य। एक क्या मिला मित्रों? ब्राह्मण साहित्य, यानी ब्राह्मण काल में, उसको वेद काल भी आप कह सकते हो मित्रों, ब्राह्मण काल में। और दूसरा क्या है मित्रों? दूसरा क्या है धार्मिक साहित्य में? तो एक ब्राह्मण काल और दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी ब्राह्मण काल के बाद का साहित्य। तो अब दूसरा साहित्य साक्ष्य में दूसरा कौन है मित्रों? तो लौकिक साहित्य। ये जान गए, यह एक ही प्रकार का है मित्रों। तो हम पहले धार्मिक साहित्य के बारे में जानकारी देंगे। तो धार्मिक साहित्य क्या है मित्रों हमारा? तो ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या प्रमाण मिला था? जैसे वेद मिला। वेद भी कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 4 प्रकार के होते हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मित्रों आप बात को नोट भी करते चलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 प्रकार के वेद है मित्रों। हर एक वेद की अलग अलग महिमा है, अलग अलग उक्ति है, अलग अलग विचार है, अलग अलग उनके विधि विधान है। तो मित्रों हर एक चीज़ को बारीकी से जब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तब हमें नॉलेज प्राप्त होगा। तो मित्रों ध्यान देकर के पढ़े, समझे, बूझे और मेरी बातों को सुनने का प्रयास करें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मित्रों ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य में कितने प्रकार के साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पाया गया मित्रों? तो ब्राह्मण साहित्य में वेद पाया गया। तो वेद भी हमने बताया मित्रों 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। दूसरा बात बताया मैंने मित्रों उपनिषद। तो उपनिषद भी बहुत प्रकार के थे मित्रों। उसी प्रकार अरण्यक, अरण्यक का मतलब होता है क्या मित्रों? कि जो जंगल में जाकर के पूजा पाठ करते थे, वन में, है ना, तपस्या करते थे, उस प्रकार की बातें। उपनिषद जो गुरु के पास बैठ करके समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते थे, उस प्रकार के ज्ञान। पुराण, हमारे यहाँ 18 प्रकार के पुराण बताए गए हैं, और भी पुराण, है ना मित्रों। रामायण, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग रामायणें लिखी, है ना, कुछ उत्तर रामायण भी उसमें जोड़ा गया मित्रों। तो रामायण मुख्यतः वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी का हम लोग पढ़ते हैं रामायण। महाभारत वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत है, लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी अपने अपनी महाभारत की रचना की है, लेकिन सबका मुख्य बात वही है, केंद्र वही है। इसमें राम केंद्र रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण केंद्र रहे हैं। तो मित्रों हम जाने वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये हमारे ब्राह्मण साहित्य हो गए। उसके बाद हम लोग मित्रों क्या बात करेंगे? तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे मित्रों कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य क्या था। तो हम लोग तो पहले अभी मित्रों धार्मिक साहित्य में जाने कि ब्राह्मण साहित्य क्या था, जो ब्राह्मणों के द्वारा यानी विद्वानों के द्वारा, यानी जो ईश्वरीय तपस्वी लोग जो थे उनके द्वारा जो रचना किया गया, उनको हम लोग क्या कह दिए मित्रों? ब्राह्मण साहित्य। अब नेक्स्ट बात क्या करेंगे मित्रों? ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या क्या आया? तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आया जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं मित्रों, लेकिन ये ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ जब गौतम बुद्ध यहाँ आए और उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया, उनके द्वारा जो लिखित, उनके अनुयायियों के द्वारा जो वर्णन किया गया, लिखा गया, वह हमारा बौद्ध धर्म का रूप लिया। जैन धर्म भी उसी प्रकार के 24 तीर्थंकर आए, जिसमें महावीर अंतिम थे, और उन्होंने जैसी जैसी बातों का उपदेश दिया, उन सब उनके अनुयायियों के द्वारा जो ग्रंथ तैयार किया गया, उसको हम लोग जैन ग्रंथ कहते हैं मित्रों। तो इस प्रकार हमारा धार्मिक साहित्य मित्रों पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। संक्षिप्त में मित्रों इसको पूरा पढ़ने पे ये
बहुत बड़ा है मित्रों। पूरा इतिहास पढ़ना एक जीवन काल में आसान नहीं होता मित्रों, इसको पढ़ने के लिए बहुत ही संयम और बहुत ही परिश्रम की जरूरत है। तो मित्रों हम लोग संक्षिप्त में जाने उसके बाद, लेकिन हाँ जो भी संक्षिप्त में बताया मित्रों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान दे करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे मित्रों। अब हम लोग जानेंगे लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य क्या होता है? तो मित्रों लौकिक में क्या होता है? लोक परलोक, आप जान रहे हैं, भगवान देवी देवता, ईश्वरीय प्रकोप, ईश्वरीय शक्ति आदि का वर्णन होता है। उसमें दुख सुख के बारे में वर्णन होता है, स्वर्ग नरक और भी बहुत सारे ऐसे दुनिया की, ख्वाबों की दुनिया की जो वर्णन होता है उसको हम लोग लौकिक होते हैं। जिसमें लौकिक साहित्य में क्या क्या आता है मित्रों? किसी प्रकार का जीवनी ग्रंथ है ना, कोई ऐतिहासिक ग्रंथ, कोई ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों? जो इतिहास का कोई ग्रंथ हो, प्राचीन बातें जो इसके बारे में हम लिखा हुआ हो, है ना, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी ऐतिहासिक घटना, यानी जो पहले बीता है और उसका कोई लिखित साक्ष्य है उसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं मित्रों। जैसे जीवनी किसी का भी जीवनी, जैसे महात्मा गांधी जी का है एक्सपीरियंस विथ माई ट्रूथ, है ना। तो ऐसे भी उनको ने बहुत सारे ग्रंथों के बारे में, आप जीवनी के बारे में, बहुत सारे अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग जीवनी है। बहुत सारे लोग जीवनी का कोई कमी नहीं है धरती पर मित्रों। उसके बाद जैसे मित्रों गल्प साहित्य का स्रोत। गल्प साहित्य का स्रोत यानी गल्प यानी कि आपसी बातें, मतभेद, भेद और जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी प्रश्न उत्तरी, जो भी एक प्रकार के लोगों के बीच में जो वार्तालाप है, जो भी गल्प है, इस तरह का भी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे बीच में विद्वान है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग गल्प साहित्य ग्रंथ कहते हैं मित्रों। अब नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों, यह हमारा साहित्य साक्ष्य तो समाप्त हो गया मित्रों। धार्मिक साहित्य समाप्त हुआ, लौकिक साहित्य हमारा समाप्त हुआ कि लौकिक में कौन कौन आता है, धार्मिक में कौन कौन आता है मित्रों। अब हम लोग चलेंगे विदेशी यात्रा की तरफ। तो मित्रों आपको पता है कि विदेशी यात्रा हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व भी, या सिंधु घाटी की सभ्यता से हम लोग मानते हैं क्योंकि उसके पहले का तो साक्ष्य पता नहीं है मित्रों, लेकिन हाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से ही लोग देश विदेशी लोग, एक देश यहाँ के लोग अलग दूसरे देश में, दूसरे देश के लोग यहाँ पे आते जाते रहे हैं। इससे बहुत सारा साक्ष्य मिला मित्रों। तो इस तरह से हम जानते हैं मित्रों। जैसे यूनानी रोमन लेखक, तो यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन आए मित्रों? जैसे टेटियस साहब यहाँ आए, टेटियस जो कि ईरान के रहने वाले थे। दूसरा मित्रों हेरोडेटस, जिनको हम लोग इतिहास का जनक या पिता कहते हैं मित्रों। हेरोडेटस जो कि एक विदेशी यात्री था, कहाँ के थे? यूनानी रोमन लेखक लोग थे। तो यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन आए मित्रों? टेटियस साहब जो ईरान के थे, हेरोडेटस साहब जो इतिहास के जनक कहलाए, यानी इतिहास के पिता कहलाए मित्रों। इन्होंने इतिहास के बारे में बहुत अच्छा से शोध किया, बहुत सारी किताबें लिखी, जिसके कारण लोगों ने इनकी कार्य को, इनके इतिहास का पिता कह के इनको सम्मान दिया। तो मित्रों हेरोडेटस साहब इतिहास का जनक हैं। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान में निरियाकस साहब थे, आनेसिक्रेटस थे, अरिस्टोबुलस थे। तो ये तीन प्रकार के, निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। उसके बाद मेगास्थनीज, जिनके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार एग्जाम में भी पूछ चुका है मित्रों कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज मित्रों। डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी जो ज्योग्राफी के लेखक थे मित्रों। प्लिनी जो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे, प्लिनी साहब। तो ये सभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बार बार कंपटीशन के एग्जाम में, प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों। उसके बाद हम लोग विदेशी यात्रा में यूनानी रोमन लेखक के बारे में जाने। इसी प्रकार चीनी लेखक भी इंडिया में बहुत बार है, जैसे फायान, सुंगयून, वेनसांग, एतिसंग। इसी प्रकार मित्रों वेनसांग का तो हमारे यहाँ बचपन से ही बहुत सारी किताबों में पढ़ाया जाता है। फायान के भी बारे में बताया जाता है, सुंगयून के बारे में बताया जाता है, एतिसिंग के बारे में बताया जाता है, एतिसिंग के बारे में भी। अब हम जानेंगे मित्रों अरबी लेखक के बारे में। तो अरबी लेखक के बारे में क्या है मित्रों? जैसे अरबी लेखक में सुलेमान साहब आए, अलमसूदी आए, अल मसूदी आए, अलबरूनी आए। तहकीक ए हिंद के लेखक थे कौन मित्रों? तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी साहब थे। कौन थे? अलबरूनी साहब थे। तो इस प्रकार मित्रों हमारा साहित्य साक्ष्य विदेशी यात्रा समाप्त हुआ। तो विदेशी यात्रा में हम लोग क्या क्या पढ़े? यूनानी रोमन लेखक पढ़े, चीनी लेखक पढ़े, अरबी लेखक पढ़े। अब बात करेंगे हम लोग मित्रों पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में तो मैंने आपको बताया है, चर्चा भी किया है कि क्या है पुरातात्विक। जो भूगोलवेता यानी भूगोल शास्त्री द्वारा, या जो पुरातात्विक लोग जो होते हैं जो धरती का खनन करते हैं, उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए
उसमें मित्रों जैसे अभिलेख, बहुत सारा ऐसा अभिलेख मिला जो सिक्काओं पे, पसान पे, पत्थर पे, कंदराओं में, अलग अलग गुफाओं में बहुत जगह ऐसे साक्ष्य मिले जिससे यह पता चलता है कि हमारी प्राचीन इतिहास कैसी थी। मुद्राएं, ऐसी बहुत सारी सिक्काएं मिली जिसमें बहुत तरह का राजा महाराजा का जो बहुत सारे पशु पक्षियों का वर्णन है, अंकित है, चित्र बना हुआ, जिससे यह पता चलता है कि हमारे प्राचीन समय में लोग किस किस तरह के जानवरों से अवगत थे, क्या क्या जानते थे, उनके बारे में क्या सोच रखते थे। स्मारक भवन, प्राचीन समय के बहुत सारे ऐसे भवन मिले जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में खोदैया हुआ और धरती से पता चला कि ऐसा ऐसा भवन भी है। तो इस प्रकार का साक्ष्य मिला। स्मारक भवन भी पुरातात्विक साक्ष्यों में आता है। मूर्तियाँ, चित्रकला, प्राचीन समय की मूर्तियाँ, प्राचीन समय के चित्रकला, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम लोग जानते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास के कुछ स्रोत के बारे में बताने का प्रयास किया है। यह स्रोत जरूर संक्षेप में है मित्रों, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके बेस को जाने आप आगे पढ़ेंगे तो उतनी अच्छी से बातें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इतिहास पढ़ाने से सबसे पहले मैंने आपको प्राचीन इतिहास के कुछ स्रोत के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी होंगी और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।